4 नवंबर 1979 सुबह के 10 से 10:30 बजे ईरान के तेहरान में मौजूद यूएस एम्बेसी के पॉलिटिकल ऑफिसर एलिजाबेथ एन स्विफ्ट वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी विदेश मंत्रालय को फोन लगाती है। ये कोई रूटीन कॉल नहीं बल्कि एक इमरजेंसी कॉल थी जो अमेरिकी सरकार की नींद उड़ाने वाली थी। एलिजाबेथ की आवाज में डर साफ झलक रहा था। उन्होंने एक ही सांस में कहना शुरू किया, ईरानियों ने हमला कर दिया है और सैकड़ों ईरानी प्रोटेस्टर्स यूएस एम्बेसी की 10 फुट ऊंची दीवारों को फांद कर अंदर घुस रहे हैं। भीड़ बेकाबू हो चुकी है और कभी भी दूतावास पर कब्जा हो सकता है। एलिजाबेथ स्विफ्ट अभी फोन पर ही थी तभी ईरानियों ने दूतावास की पहली मंजिल में आग लगा दी। यूएस स्टाफ को डर था कि कहीं अमेरिकी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स इस भीड़ के हाथ ना लग जाए, इसलिए स्टाफ जल्दबाजी में जरूरी कागजात जला रहा था। एलिजाबेथ स्विफ्ट के कॉल कटने से पहले के आखिरी शब्द थे, वी आर गोइंग डाउन। अगले कुछ मिनटों में खुद को इमाम की लाइन के मुस्लिम फॉलोअर्स कहने वाले करीब 400 स्टूडेंट्स प्रोटेस्टर्स ने यूएस एम्बेसी पर कब्जा कर उसमें मौजूद 66 अमेरिकियों को हॉस्टेज बना लिया। उनकी आंखों को पट्टी और हाथों को रस्सी से बांध दिया गया। फिर उनकी तेहरान की गलियों में परेड निकाली गई। पूरी दुनिया की नजरें टीवी स्क्रीन पर टिक गई जिस पर दिख रहा था कि कैसे इन अमेरिकन डिप्लोमेट्स को ह्यूमिलिएट कर भीड़ उनकी मौत के नारे लगा रही थी। पूरी दुनिया देख रही थी कि जिस सुपर पावर अमेरिका के इशारे पर जो ईरान कभी नाचता था उसने कैसे अमेरिका को घुटनों पर ला दिया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण ईरान ने अमेरिकन डिप्लोमेट्स को हॉस्टेज बना लिया? कैसे अमेरिका ने एक फेक हॉलीवुड फिल्म के बहाने अपने कुछ डिप्लोमेट्स को ईरान की कैद से आजाद कराया? क्या था ये पूरा ईरानियन हॉस्टेज क्राइसिस जो 10-12 दिन नहीं पूरे 444 दिनों तक चला और जिसे इतिहास की सबसे बड़ी हॉस्टेज क्राइसिस में से एक माना जाता है? Several hundred young people, mainly students at Tehran University, have taken over the embassy. Iranian students continue to hold more than 50 hostages at the American embassy. The students want the deposed Shah returned to Iran for trial. Mendez and another CIA officer went into Tehran disguised as members of the film crew. That if and when the rescue operation had been commenced, that it had an excellent chance of success. 20वीं सदी की शुरुआत में ईरान एक ऐसे मोड़ पर था जहां उसकी पुरानी संस्कृति और मॉडर्निटी का दबाव आपस में टकरा रहे थे। कजर डायनेस्टी जिसने 1794 से 1925 तक ईरान पर शासन किया था वो अब कमजोर हो गई थी। इसी के साथ 1925 में एक बड़ा बदलाव हुआ और एक सैन्य अधिकारी रेजा शाह पहलवी ने तख्ता पलट कर सत्ता हथिया ली। उनके शासन में ईरान का तेजी से मॉडर्नाइजेशन हुआ। उन्होंने रेलवे, स्कूल और इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया और महिलाओं के लिए नकाब पर रेस्ट्रिक्शंस जैसे सेक्युलर रिफॉर्म्स लागू किए। हालांकि जल्द ही उनकी सख्त नीतियों ने ट्राइबल लीडर्स और मौलवियों को नाराज कर दिया। लोगों की नाराजगी का एक कारण यह भी था कि सत्ता बदलने के बावजूद ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस और ऑयल रिजर्व्स की वजह से ईरान पर ब्रिटेन जैसी विदेशी ताकतों का इंटरफेरेंस बना हुआ था। ब्रिटेन ने यहाँ एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी स्टैब्लिश कर ईरानियन ऑयल पर अपनी मोनोपोली बना ली थी। ब्रिटेन की ईरान में पकड़ इतनी मजबूत थी कि रेजा शाह पहलवी भी ब्रिटेन के सपोर्ट की वजह से ही पावर में आए थे। ब्रिटेन के साथ साथ सोवियत यूनियन भी ईरान को अपने इंटरेस्ट के तौर पर देखता था और यहाँ अपनी पकड़ बनाने में लगा हुआ था। रेजा शाह के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इस बीच जब 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तो ब्रिटेन और सोवियत को लगने लगा कि रेजा शाह का झुकाव नाजी जर्मनी की ओर है। इसी के चलते दोनों देश रेजा शाह को गद्दी से हटाकर उनके 21 साल के बेटे मोहम्मद रेजा पहलवी को ईरान का नया शाह बना देते हैं। उन्हें विरासत में एक ऐसा देश मिला जो ट्राइबल डिविजन्स, कॉलोनियल इन्फ्लुएंस और इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझ रहा था। तेल के बड़े भंडार होने के बावजूद देश में गरीबी चरम पर थी। जिन ईरान रिसोर्सेज का असली फायदा ईरानी लोगों को मिलना चाहिए था उन्हें विदेशी ताकतों के हाथों लूटा जा रहा था। लेकिन मोहम्मद रेजा पहलवी भी अपने पिता की तरह हाथ पर हाथ रखे सब चुपचाप देखते रहे। लेकिन इस कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब 28 अप्रैल 1951 को मोहम्मद मोसादेग ईरान के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। मोसादेग नेशनलिस्ट थे और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनते ही ईरान के सभी ऑयल रिसोर्सेज को नेशनलाइज कर दिया, जिससे ईरान के ऑयल रिसोर्सेज पर से ब्रिटेन का कब्जा रातों रात खत्म हो गया। इससे मोसादेग ईरान की जनता के हीरो बन गए, लेकिन ब्रिटेन उनसे खुश नहीं था और उन्हें रास्ते से हटाना चाहता था। अब तक अमेरिका भी काफी पावरफुल हो चुका था और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरी दुनिया में चल रहे हर कॉन्फ्लिक्ट में अपनी टांग अड़ाने लगा था।
ऐसे में अगस्त 1953 में अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ब्रिटिश एजेंसी MI6 के साथ मिलकर मोसादेक को अरेस्ट कर सत्ता से बेदखल करवा देती है, जिससे मोहम्मद रेजा पहलवी फिर से पावर में आ जाते हैं। मोहम्मद रेजा को इस बार ईरान का सिंहासन अमेरिका के रहमो करम पर मिला था, इसलिए वो अमेरिका के इशारों पर नाचने लगे। ईरान की जनता भी शाह को अमेरिका की कठपुतली के रूप में देखने लगी, जिसके बाद शाह और उनकी नीतियों के खिलाफ लोग खुलकर बोलने लगे। विरोध को कम करने के लिए शाह ने 1963 में व्हाइट रेवोल्यूशन को लागू किया, लेकिन लोगों का गुस्सा कम नहीं हो सका। उसी दौरान ईरान में शिया मुस्लिम धर्मगुरु आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी काफी पॉपुलर हो रहे थे और वो शाह की सेक्युलर पॉलिसीज का विरोध करते हुए इसे इस्लामी परंपराओं पर हमला बता रहे थे। आयतुल्लाह खुमैनी शाह के साथ साथ अमेरिका को भी निशाना बना रहे थे। इसके चलते शाह की सरकार ने उन्हें 1963 में गिरफ्तार करवाकर 1964 में उन्हें